बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बैक्टीरिया या किंगडम प्रोकैरियोटा से बिलोंग करने वाले कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें शामिल होगा राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, फिर ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़, और इस वीडियो को एंड करेंगे हम स्पोर्स एंड सिस्ट पर। तो शुरू करते हैं राइबोसोम्स से। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। कंपोजिशन का पॉइंट है, आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, और आरएनए जो इनमें मौजूद होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। नेक्स्ट, फॉर्म, अपीयरेंस, प्रेजेंस कैसी है? दे मे बी प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। जबकि अगर अटैचमेंट की बात करें तो दे विल बी लूजली अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन, यानी फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और अगर अटैच फॉर्म की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड पे ये लूजली अटैच होंगे, लूज फॉर्म में अवेलेबल होंगे। काम क्या है इनका? दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। चैप्टर 4 में भी हम राइबोसोम्स के अंदर इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि राइबोसोम का जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटीन का बनाना है, प्रोटीन फॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है। और क्योंकि ये प्रोटीन बनाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, बनाने वाले स्ट्रक्चर हैं, इस वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम दिया जाता है। किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर, हेल्दी सेल के अंदर कितने राइबोसोम्स होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स विल बी अवेलेबल इन हेल्दी सेल, और वहाँ पे ये क्या है, प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल से जो राइबोसोम्स हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से साइज में क्या है, छोटे होते हैं। और कितना इनका साइज होता है? दैट इज 70s। और हम चैप्टर 4 में इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो साइज़ है वो 80s होता है। तो थोड़ा साइज स्मॉलर बनेगा, यानी प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीजोसोम्स की। मीजोसोम की सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके फंक्शंस की तरफ आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया से ताल्लुक़ रखने वाला। मीजोसोम की डेफिनेशन, दी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स। इन्वेजिनेट का मतलब होता है इनफोल्ड, अंदर की तरफ धंस जाना, इनटू साइटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ धंस जाती है, फोल्ड्स बनाती है, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर नोन एज मीजोसोम। यानी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन अंदर साइटोप्लाज्म वाली साइड पे धंसेगी, अंदर की तरफ फोल्ड बनाते हुए जो स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अपीयर होगी, उन स्ट्रक्चर्स को मीजोसोम्स का नाम दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, कौन कौन सी शेप में हो सकते हैं? दी स्ट्रक्चर यानी मीजोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, यानी ये थैलीनुमा हो सकते हैं इस तरह, ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब लाइक हो सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, लेमिला यानी एक सीधी तह, एक लेयर, एक परत, एक तह की सूरत में हो सकते हैं। इनको हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली डेफिनेशन के मुताबिक। अंदर की तरफ फोल्ड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये वेजिकल लाइक भी हैं, ये ट्यूब लाइक भी हैं, या ट्यूब्यूल नुमा, या फिर ये लेमिला या एक पतली तह की सूरत में भी है। ये जो इनफोल्ड्स हैं, इन इनफोल्ड्स को मीजोसोम्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन, मीजोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, सेल डिवीजन के अंदर। एक तो ये कि इनके पास वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन को मुकम्मल करवाते हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये किस में इन्वॉल्व हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के अंदर। अब रहा सवाल कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए का अपनी जैसी कॉपी बनाना ये डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, और सेल का डिवाइड होकर अपने जैसे सेल की फॉर्मेशन करना ये सेल डिवीजन कहलाता है। तो पहला फंक्शन, मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन करवाते हैं। दूसरा, सम मीजोसोम्स आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा है सेल मेम्ब्रेन का किसी भी जगह सेल के अंदर। तो उस ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि यहाँ भी मीजोसोम्स भी क्या है, ये इन्वेजिनेशंस या ये इनफोल्ड्स, ये क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, इसीलिए बीइंग ए पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने में, यानी सेल से बाहर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को भेजने में हेल्पफुल होंगे, उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। और लास्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन मीजोसोम। और जाहिर सी बात है, रेस्पिरेटरी एंजाइम अगर इनके ऊपर मौजूद होते हैं तो डेफिनेटली ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे। और इससे पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, बैक्टीरिया का सब्सटेंसेस को तोड़ के एनर्जी हासिल करना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। और रेस्पिरेशन का फिनोमेना पूरा करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या मीजोसोम्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसीलिए यहीं पर रेस्पिरेशन होती है। तो क्योंकि मीजोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, तो सेल मेम्ब्रेन हो या मीजोसोम हो,
क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये क्या है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगी, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन को करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडी। ग्रेन्यूल बोलते हैं दानानुमा स्ट्रक्चर्स को, जबकि स्टोरेज बॉडीज यानी ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडीज जिनका काम किसी न किसी चीज़ को स्टोर करने का हो, कोई ना कोई चीज़ स्टोर की जा रही हो, किसी न किसी चीज़ को स्टोर करने से मुंसलिक हो, ये ग्रेन्यूल, ये स्टोरेज बॉडीज होंगी। तो एक्चुअली क्या है, किसी न किसी चीज़ को क्या है, ये स्टोर करने वाले सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर शॉर्ट इन सप्लाई। बैक्टीरिया एक ऐसे मुकाबले वाले माहौल में पाए जाते हैं जहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिकदार में होते हैं। हम इससे पहले अक्रेंस में बात कर चुके हैं कि बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, और हर जगह पाए जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे इनको खुराक ऐसा नहीं है कि हर जगह ही यकसा अवेलेबल हो जितनी ज़रूरत है उस सूरत में, नहीं। बहुत सारी जगहों पे बैक्टीरिया को फूड जो है या न्यूट्रिएंट्स या खुराक जो है वो बहुत कम मिलती है, शॉर्ट सप्लाई होती है। यही वजह है कि सभी बैक्टीरिया को अपनी खुराक इकट्ठा करना मेन बुनियादी मकसद होता है। शॉर्ट सप्लाई की वजह से एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट बना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बैक्टीरिया एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली फूड शॉर्टेज होती है, और उस फूड शॉर्टेज से कंपनसेट करने के लिए उनमें ये ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं। याद रखिएगा, जहाँ भी वर्ड न्यूट्रिएंट आता है इससे मुराद होता है फूड या खाने की चीज़ या खुराक। तो खुराक की शॉर्ट सप्लाई की वजह से क्या है, बैक्टीरिया जो है वो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। टेंड का मतलब होता है डू या करना। दैट्स व्हाई बैक्टीरिया टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल यानी जब मुमकिन होगा। टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स यानी ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं जब कभी मुमकिन हो। और जब कभी मुमकिन से क्या मुराद है, कभी अगर किसी सूरत में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स खुराक वगैरह अवेलेबल होती है तो उस सूरत में क्या है, इनकी ये प्रायोरिटी होती है कि उनको स्टोर करें। यूजफुल सब्सटेंसेस, और ये स्टोरेज कहाँ होगी, ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज के अंदर ये यूजफुल सब्सटेंसेस या फिर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज हो रही होती है। यूजफुल सब्सटेंसेस जिनको ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज में स्टोर किया जाता है वो कौन कौन से हैं, उनमें शामिल है ग्लाइकोजन, फैट, सल्फर और फास्फेट। ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस है, जब भी कभी एक्स्ट्रा फॉर्म में अवेलेबल होंगे, मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा, तो क्या होगा, बैक्टीरिया इनको अपनी ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज में स्टोर करेंगे। सल्फर और फास्फेट दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। फैट की बात करें तो इससे मुराद लिपिड है, जबकि ग्लाइकोजन हम जानते हैं पॉलीसेकेराइड की एक टाइप है जो मोस्टली एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्टा वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट, यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ बैक्टीरिया में वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी स्टोर करने के लिए क्या है, स्टोरेज बॉडीज और ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। In addition, cell contain waste material that are subsequently excreted. यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस तो जब भी मुमकिन होगा स्टोर किए जाते हैं इन ग्रेन्यूल्स में या फिर स्टोरेज बॉडीज के अंदर, लेकिन जब भी कभी मुमकिन होगा वेस्ट सब्सटेंसेस, वेस्ट मटेरियल को भी क्या होगा, स्टोर किया जाता है, जिनको नेक्स्ट फ्यूचर में कभी एक्सक्रीट किया जाएगा, नेक्स्ट कभी वक्त मिलने पर या मुनासिब टाइम पर क्या है जिनको एक्सक्रीट किया जाएगा। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आगे चल के, यानी वक्ती तौर पे क्या है, वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर कर लिया जाता है इन्हीं ग्रेन्यूल्स में, इन्हीं स्टोरेज बॉडीज में, और जब मौका मिलता है व्हेन पॉसिबल दे रिलीज दीज वेस्ट सब्सटेंसेस जो कि इन स्टोरेज बॉडीज के अंदर स्टोर होते हैं। ये हम इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें एक हिस्सा है ब्लैडर, जिसको मसाना कहा जाता है। वक्ती तौर पे ह्यूमन बीइंग्स में यहाँ ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता रहता है, और जब मुमकिन होता है, जब ज़्यादा हो जाता है या मखसूस मिकदार या कंसनट्रेशन होती है तो फिर इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यानी बार बार ऐसा नहीं है कि वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हो तो उनको जो एक्सक्रीट किया जाता है, बल्कि क्या है, थोड़े थोड़े करके उनको स्टोर किया जाता है इन स्टोरेज बॉडीज़ में, और जब मुमकिन होगा इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। वेस्ट सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं जो स्टोरेज बॉडीज में स्टोर होते हैं? अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया वेस्ट के तौर पे अपनी बॉडी में स्टोरेज बॉडीज़ में स्टोर करते हैं और मौका मिलने पर इनको रिलीज़ कर देते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है, पता होना चाहिए कौन कौन से वेस्ट बैक्टीरिया स्टोर करते हैं, और यहाँ भी इंपॉर्टेंट MCQs है, पता होना चाहिए कि कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया स्टोरेज बॉडीज़ में स्टोर करते हैं। लास्ट पॉइंट, स्पोर एंड सिस्ट। मोस्टली क्योंकि ये पॉइंट
डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड या कंपैरिजन की फॉर्म में आता है, तो इसलिए जितनी भी डिटेल है इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंपैरिजन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाए, अलग से स्पोर की सूरत में नोट आ जाए, तो आप अलग से ये वाला पोर्शन राइट कर सकते हैं आंसर के तौर पे। अगर सिस्ट की फॉर्म में अलग से क्वेश्चन आए तो अलग से इसको राइट कर सकते हैं, जबकि कंपैरिजन आएगा तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सपोर और सिस्ट क्या है? पहली चीज़ जो इन दोनों में कॉमन है वो ये है कि दोनों ही डॉर्मेंट स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हैं। डॉर्मेंट का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो कि इनएक्टिव हों, जिनमें बर्दाश्त करने की सलाहियत हो, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना हो रही हो या बहुत कम हो रही हो। दोनों ही स्पेसिफिक हैं, डॉर्मेंट हैं, रेजिस्टेंट हैं। मजीद कौन कौन से इनके अंदर डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं। दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। यानी मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट का मतलब होता है जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो, इसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट। तो स्पोर्स क्या है? ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और कब प्रोड्यूस होते हैं? लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। बैक्टीरिया में जब भी हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल ग्रोथ से मुराद होता है बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना। बैक्टीरिया की तादाद का इजाफा मखसूस स्टेजेस की फॉर्म में होता है। पहले बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं। एक वक्त आता है कि बहुत तेज़ी से ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं, तेज़ी से डिवाइड होते हैं, और फिर लास्ट पे क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो जाती है, यानी उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये जो लास्ट है, जब बजाय इसके कि इनकी तादाद बढ़े, डेथ होना शुरू हो जाए बैक्टीरिया के अंदर, इसको नाम दिया जाता है लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। इस स्टेज पे क्या है? सेल ग्रोथ या सेल डिवाइड होके नए सेल या नए बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बल्कि ऐसा ऐसा बैक्टीरिया खत्म हो रहे होते हैं। और इस स्टेज पे नॉर्मली बैक्टीरिया क्या है? स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। सिस्ट की कब फॉर्मेशन होती है? ये क्या है? सिस्ट आर डॉर्मेंट, ये भी डॉर्मेंट है, यानी कि इनमें भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेस या फिर नहीं हो रही होती। सिस्ट आर डॉर्मेंट थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स विच डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। मोटी तह पर मुश्तमिल थिक वॉल स्ट्रक्चर है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, जिनको सिस्ट कहा जाता है। कब डेवलप होते हैं? ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, जो कि वेजिटेटिव सेल्स की डिफरेंशिएशन के दौरान जिनकी फॉर्मेशन होती है। वेजिटेटिव सेल से मुराद नॉर्मली ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल होता है। नॉर्मली जो बैक्टीरियल सेल जो ग्रो कर रहा है, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन या नॉर्मल लाइफ जो है वो कंटिन्यू है, उसको हम वेजिटेटिव सेल का नाम देंगे, उसको बैक्टीरियल सेल का नाम देते हैं। वेजिटेटिव सेल में डिफरेंशिएशन के दौरान क्या है? सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ये जो थिक वॉल्ड डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। और यहाँ सवाल के डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन से मुराद यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में कि बैक्टीरिया जब मैच्योर होके अपने जैसे नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, इस स्टेज को हम डिफरेंशिएशन की स्टेज का नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर। और सिस्ट की फॉर्मेशन हमेशा जब भी कभी होगी, ये डिफरेंशिएशन के दौरान होगी। हमेशा स्पोर या सिस्ट बनते तो हैं, कब बनेंगे? यानी स्पोर और सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, बनने की जो स्टेजेस हैं, जो मौके हैं, वो अलग है कि ये लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ पर बन रहे होते हैं या ये जो है ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। लेकिन दोनों ही सूरतों में क्या हो रहा होता है? एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशंस सेल फेस कर रहा होता है, और उन अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करने के लिए, उनको टॉलरेट करने के लिए ये स्पोर और सिस्ट की फॉर्म जो है वो अटेन की जाती है। बैक्टीरियल सेल, वेजिटेटिव सेल इन कंडीशंस को अटेन करते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को पास आउट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा सेकंड डिफरेंस का पॉइंट, बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर आइदर एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल, जिनको एक्सोस्पोर कहा जाता है। यानी बैक्टीरिया जो है स्पोर बनाते तो हैं लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ, लेकिन ये क्या है? हो सकता है कि अपने सेल के बाहरली साइड पे स्पोर की फॉर्मेशन करें, जिस सूरत में इस स्पोर को एक्सोस्पोर कहा जाएगा। आर विद इन वेजिटेटिव सेल, और अगर सेल के अंदर बनेंगे ये स्पोर तो ये एंडोस्पोर कहलाएंगे। यानी ये जो स्पोर डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स जो स्पोर की फॉर्म में बैक्टीरिया में बन रहे होते हैं, ये सेल के बाहर भी बन सकते हैं, उस सूरत में ये एक्सोस्पोर कहलाएंगे। सेल के अंदर भी बन सकते हैं, उस सूरत में ये एंडोस्पोर कहलाते हैं। वेजिटेटिव सेल पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्मल ग्रोइंग सेल, नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोइंग सेल को वेजिटेटिव सेल का नाम दिया जाता है। एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, ग्रो कर रहे हैं, जब भी एक्सोस्पोर बनाना चाहेगा तो क्या होगा? एक बड अपीयर होगी, इस बड के गिर्द बहुत सारी लेयर्स, ताकि थिकनेस आ सके, टॉलरेंस आ सके, और फिर साथ ही साथ क्या है? जेनेटिक मटेरियल की कॉपी तैयार होगी और यहाँ पे आ जाएगी। अब ये क्या है? ये एक स्पोर की फॉर्मेशन बैक्टीरिया कर चुका है जो कि बॉडी से बाहर हुई है, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्सोस्पोर।
तो आउटसाइड दी बॉडी जो स्पोर बनेगा उसको हम एक्सोस्पोर का नाम देंगे। जब भी कभी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर या सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस पास आउट होंगी, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये स्पोर जर्मिनेट करके नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करेगा। जबकि रहा सवाल एंडोस्पोर का, समटाइम क्या है बैक्टीरिया एक्सोस्पोर की बजाय एंडोस्पोर बनाते हैं। उस सूरत में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल के गिर्द बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। ये थिक लेयर्स जो हैं ये इस जेनेटिक मटेरियल को कवर करेंगी, सराउंड करेंगी। अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से सराउंडिंग पार्ट्स जो हैं बैक्टीरिया के वो ख़त्म हो जाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही पास आउट होंगी, फेवरेबल कंडीशन में ये पोर्शन, ये एंडोस्पोर दोबारा से जर्मिनेट करके नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करेगा। तो एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर की फॉर्म में स्पोर की फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। जबकि सिस्ट ओनली प्रोड्यूस आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल यानी नॉर्मल बैक्टीरियल सेल, नॉर्मल ग्रोइंग सेल जो बैक्टीरिया का है, अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि जो सिस्ट की फॉर्मेशन होगी वो थिक वॉल की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ उसकी बैरूनी साइड पे होगी, आउटसाइड दी बॉडी होगी। जैसे अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो सिस्ट क्या है, इसकी इस आउटर साइड पे बनेगा, एक थिक वॉल की फॉर्म में बनेगा, एक मोटी तह की सूरत में बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी साइड पे ही बन सकता है, ये अंदरूनी साइड पे नहीं बनेगा। यानी एंडोस्पोर जैसी कंडीशन यहाँ पे ऑब्जर्व हम नहीं करते। लास्ट कि क्या क्या चीज़ टॉलरेट करने की एबिलिटी देता है, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करने की सलाहियत है स्पोर और सिस्ट के अंदर। स्पोर आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन। एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कह सकते हैं एडवर्स। तो एडवर्स फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन यानी माहौल के अंदर जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, डेसिकेशन, ड्राइनेस वगैरह, वेटनेस वगैरह, इन कंडीशन या पीएच वगैरह या केमिकल्स की चेंज, ये फिजिकल कंडीशंस कहलाती हैं। और जब भी कभी एडवर्स होती हैं यानी ये एनवायरमेंटल कंडीशन, ये फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स होती हैं, ख़राब होती हैं, तो उस सूरत में क्या है, स्पोर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल पार्ट्स को। और कौन कौन सी चीज़ें बर्दाश्त करने की, रेजिस्ट करने की एबिलिटी देते हैं स्पोर? लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देते हैं, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, पीएच और केमिकल एजेंट्स। तो लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, पीएच, केमिकल एजेंट्स, इन सभी फिजिकल कंडीशंस के अगेंस्ट स्पोर जो है वो बैक्टीरियल पार्ट को या बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इनसे इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। रहा सवाल की डेसिकेशन, तो डेसिकेशन से मुराद होता है ड्राइनेस, खुश्क होना। यानी बैक्टीरिया को क्या है, नॉर्मली कुछ ना कुछ वेटनेस चाहिए, कुछ ना कुछ मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए। तो अगर ड्राइनेस आ जाती है, पानी नहीं मिलता, तो उस वजह से क्या है, ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। और अनफेवरेबल कंडीशंस को पास आउट करने के लिए वो स्पोर बनाएंगे और डेसिकेशन जैसी अनफेवरेबल कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे ही दोबारा कभी डेसिकेशन ख़त्म होगी, वेट कंडीशन अवेलेबल होगी, दोबारा जर्मिनेट करेंगे। इसी तरह लाइट, हाई टेम्परेचर, पीएच या केमिकल एजेंट्स, इनसे भी टॉलरेट करने की एबिलिटी, इनको भी बर्दाश्त करने की सलाहियत स्पोर देते हैं। जबकि सिस्ट के बारे में, सिस्ट आर रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? सिर्फ और सिर्फ डेसिकेशन से। यानी जब भी कभी खुश्क होगी जगह, खुश्की आएगी या ड्राइनेस होगी, तो उस सूरत में क्या है, रेजिस्टेंस दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिस्ट। लेकिन ये क्या करेंगे, हीट, बट नॉट टू हीट। यानी हीट से ये प्रोटेक्ट नहीं करते, हीट से ये रेजिस्टेंस नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेसिकेशन से रेजिस्टेंस देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पोर जो है वो वैरायटी की फॉर्म में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को। जबकि सिस्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये इवन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट पॉइंट्स जो बैक्टीरिया से मुंसलिक थे। रहा सवाल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बात तो ये कि जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए वो सभी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से एक स्पोर और सिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मीजोजोम से आते हैं। तो मीजोजोम और स्पोर सिस्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन में, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स में। जबकि साथ ही साथ पॉसिबिलिटी है कि ग्रेन्यूल और स्टोरेज बॉडीज़ को भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये थे हमारे सवाल, और इसी के साथ ही हमारी इस वीडियो में जितना भी पोर्शन हमने डिस्कस करना था इन पॉइंट से रिलेटेड वो एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।